राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ रहे हैं और हम जरा नमस्ते। देश दुनिया की और अपने देश के आस पड़ोस की जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। भाई साहब प्रणाम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए बाबा जी। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, ये हमारे पड़ोस के लगभग सारे देश जो है वो बर्बाद कर दिए गए, पॉलिटिकली उनको अनस्टेबल कर दिया गया, वहां पे रजीम चेंजेस हो गए। पिछले एक कल से मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूं नेपाल को। पहले सुशीला किर्की जी का नाम आया, ऐसा लगा कि बस बस उनको तो अंतरिम प्रधानमंत्री बना ही दिया जाएगा। फिर वहां के सो कॉल्ड उपद्रवी विप्लवी क्रांतिकारी जेंजी बोली कि नहीं नहीं, ये 70 साल की बुजुर्ग महिला को हम तो बुजुर्गों से पीछा ही छुड़ाना चाहते हैं, इनको कैसे बना दें। फिर वो एक मिस्टर कुलमान घिसिंग, पर वो भी तो 55 साल के हैं कुलमान घिसिंग जी भी। पहले वो बिजली बोर्ड के जो भी थे, चेयरमैन थे, क्या थे, बिजली, उन्होंने नेपाल की बिजली व्यवस्था सुधार दी। एक रैपर है हमारे यहाँ जैसे यो हनी सिंह हैं, या वो सिद्धू मूसेवाला टाइप पर्सनालिटी है, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है। पर अभी तक, आज अभी लेटेस्ट खबर यह है कि आर्मी हेडक्वार्टर में प्रेसिडेंट के साथ या प्रेसिडेंट हाउस में आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं और सुबह से इसी बात पे विचार विमर्श चल रहा है। और अब जेन जी का एक गुट सामने आ गया, बोला नहीं हम सत्ता संभालेंगे। सर, ये 20, 25, 22 साल के लड़के, ये, और जहां दुनिया में इतनी उथल पुथल मची है, नेपाल कोई आइसोलेटेड तो है नहीं। मैं तो अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि नेपाल का हाल तो सर ये अफगानिस्तान वाला बना देंगे। जैसे अफगानिस्तान जो है, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान, इन तीन चक्कियों के बीच में पिस के मर गया हमेशा के लिए, बेचारा देश बर्बाद हो गया। कितना सुंदर, कितना खूबसूरत देश होता था। आपको नहीं लगता कि नेपाल भी जो है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ भारत, क्योंकि हमारे भी तो इंटरेस्ट हैं, हम उसको इस तरीके से चीन या अमेरिका की गोदी में बैठते हुए तो मोदी जी देखेंगे नहीं। और नेपाल से हमारे जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं उनको हम कैसे भुला देंगे। आपको क्या लगता है सर, क्या अभी नेपाल में इस वक्त जो स्थिति है और आगे, इस पे आपका जरा एक विचार आ जाए, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए बाबा जी, बात यह है कि ये तीसरा देश है लगातार। पहले श्रीलंका, जी। उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल। कोई चेहरा नहीं है इस विप्लव के पीछे, इस विद्रोह के पीछे कोई चेहरा सामने नहीं आता है। आप श्रीलंका में भी देख लीजिए, कोई चेहरा हो तो बता दीजिए। बस एक झुंड था हिंसक भीड़ का, जो सब कुछ तहस नहस किए दे रहा था। वहां भी प्रेसिडेंट हाउस में जिस तरीके से घुस गए थे, स्विमिंग पूल में जो प्रेसिडेंट का स्वीट्स था वहां तक, अंदर तक घुस गए थे, लूटपाट हुई थी, उनका खाने पीने का सामान, उनका सब कुछ उजाड़ पछाड़ दिया था। इसी तरीके से बांग्लादेश में ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस गए थे। उनके अद्य वस्त्र तक जो है वो कैमरों पर लहराए जा रहे थे। एक जी। अजीबोगरीब सा एक क्योस, एक माहौल वहां पर क्रिएट किया गया था दोनों जगह, बांग्लादेश में भी और इससे पहले श्रीलंका में भी। वहां प्रेसिडेंट को और यहाँ प्राइम मिनिस्टर को हेलीकॉप्टर से, विमान से देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब नेपाल में भी कोई चेहरा नहीं है। ये तीसरा देश है जहां पर कोई चेहरा नहीं है और उन्मादी भीड़ ने मंत्रियों को पीटा है, घसीटा है, नदियों में फेंक दिया है, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं, उनके घरों को आग लगा दी है,
एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है, पार्लियामेंट को खाक कर दिया गया है, यानी उसको पूरी तरह जला करके खत्म कर दिया सुप्रीम गया है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया गया है। तो सवाल ये है कि इन तीन देशों की ही अगर हम अभी बात कर लें, चलो म्यांमार में तो कहेंगे कि सेना ने आंग सान सूकी का तख्ता पलटा, उनको उठा करके जेल में डाल दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो सेना थी उसका और डीप स्टेट का या अमेरिका का कहें, उनका एक मिला जुला एक षड्यंत्र था। इस वहाँ के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटा दिया गया और अब वो जेल में पड़े हुए हैं। इसी तरीके से अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ भी जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटाया गया और तालिबान को बैठा दिया गया। और अमेरिका इतनी जल्दबाजी में भागा कि अपने बहुत अत्याधुनिक और बहुत महंगे अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ करके निकल गया, जिसका यूज बाद में आतंकवादी संगठनों ने किया। लेकिन इन तीन देशों में तो कोई शक्ल किसी की थी नहीं, कोई लीडरशिप तो थी नहीं कि जिसके नेतृत्व में ये सब हो रहा हो। तो सवाल ये है कि फिर कौन ये सब करा रहा था? इसका एक ही जवाब है, डीप स्टेट के जरिए अमेरिका। और अमेरिका क्यों करा रहा था? श्रीलंका में भी राजपक्षे और दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए या लाइन पर लाने के लिए, इधर बांग्लादेश में क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप जहां अमेरिका अपना एक सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था, दक्षिण चीन सागर के नज़दीक, और इस पूरे इलाके में पैर जमा करके रखना चाहता था, वो शेख हसीना ने देने से मना कर दिया था। तो उनको सबक सिखाने के लिए जमात से लेकर के बीएनपी तक और तमाम दूसरे जितने भी आपके एनजीओ टाइप और दूसरे कठमुल्ले हो सकते हैं, उन सब के जरिए वहाँ पर ये खेल किया गया, ये तांडव रचाया गया और अपनी कठपुतली मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर बैठा दिया गया। अब नेपाल में उनकी कोशिश है कि ऐसा कोई आदमी ना बैठ जाए, सुशीला कार्की जैसी, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हों, और फिर से एनजीओ के जरिए ये सब फंडिंग की गई, सबको इकट्ठा किया गया। और चूंकि केपी शर्मा ओली और इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री, तीन पार्टियां ही तो हैं, वही अदल बदल के अपने अपने प्रधानमंत्री बनवा रही थी, और जो जन आकांक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, उन पर एक तरीके से तुषारपात कर रही थी। भाई कारण क्या है नेपाल में इस विप्लव के, सत्ता पलट के? वहाँ के नौजवानों का कहना है कि हम बदहाली में जी रहे हैं, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं, हमारे लिए कोई अवसर नहीं, एक अंधी सी सुरंग है, इसके पार कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। और इनकी संतानें मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की, वो ऐश कूट रही हैं, बहुत ही वैभवशाली जीवन जी रही हैं। तो वो आक्रोश पढ़ा गया, और पढ़ करके चूंकि ये चीन की गोद में बैठे हुए थे, खासतौर से केपी शर्मा ओली और प्रचंड भी, तो इनकी सत्ता को पलट दिया गया। चीन के चंगुल से निकालने के लिए नेपाल में ये सब किया गया। बांग्लादेश में क्योंकि एक द्वीप जो सामरिक महत्व का था अमेरिका के लिए, वो उनको नहीं दिया गया, तो शेख हसीना को हटा दिया गया। और वहाँ पर जो जमात और जो कट्टरपंथी संगठन है, उनको खुल करके खेलने का मौका दिया गया। तो हर जगह जो ये दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की और दुनिया की कुछ ऐसी महाशक्तियों की चाल है। नंबर 3, भारत के आसपास के देशों में ही ये सब क्यों किया जा रहा है? हालांकि फ्रांस में भी शुरू हुआ है, लेकिन फ्रांस में अगेन मैं कहूँगा कि मैक्रो वो अमेरिकी ताकत के सामने घुटने टेकने को तैयार ही नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उनका जम करके ना केवल वो विरोध कर रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों में तो वो मजाक भी उड़ाते देखे गए डोनाल्ड ट्रंप का। तो वहां भी ऐसी ताकतों को आगे किया गया है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। अलग अलग पड़ोसी देशों में ये सब करा करके भारत को डराने की भी कोशिश हो रही है कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में या किसी दूसरे के प्रोग्राम में कह चुका हूं, यहाँ अभी भी 80% आबादी हिंदुओं की है, सनातनियों की है। यहाँ की सेना हो, यहाँ के अर्धसैनिक बल हों, अलग अलग राज्यों के पुलिस बल हों या विशेष पुलिस बल हों, वहाँ भी बहुतायत सनातनियों का है, हिंदुओं का है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, जिनको हम भारतीय सेवा कहते हैं या प्रांतीय सेवा कहते हैं, वहाँ भी वर्चस्व अभी भी बहुसंख्यक आबादी का है। और यहाँ अभी भी गद्दार उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। और चौथी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में, उनके प्रति लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं है। यहाँ रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के या भ्रष्टाचार को लेकर के सत्ता के खिलाफ किसी तरह की नाराजगी देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि जो विपक्षी दल हैं अलग अलग राज्यों में, जो वंशवादी विपक्षी दल हैं, उनके भ्रष्टाचार भी, उनके वंशवादी तौर तरीकों को लेकर के जनता में जरूर आक्रोश रहा है, जिसके चलते उनकी जमीन खिसक गई है। इसलिए भारत में अगर कोई ये कराने की या भारत को ऐसे आसपास के देशों में करा करके डराने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी चालों में कामयाब नहीं होगा। मुझे सर ये बताइए, ये जो भारत में जो हमारे नेता, विपक्ष इंडी अलायंस के नेता तो सरेआम बोल रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भारत में भी होगा। लोगों को सड़कों सरेआम आह्वान कर रहे हैं। वो संजय जी, राउत का बयान देख लीजिए आप, तेजस्वी का बयान देख लीजिए, तेजस्वी की ये धमकी कि बिहार का हम बिहार जो है नेपाल से एकदम सटा हुआ है। ये इन लोगों के फ्रस्ट्रेशन निकल रहे हैं बाहर। इनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जनता का उन पर जो अगाध विश्वास है, उसमें रत्ती भर भी कोई किसी तरह की कमी ही नहीं आ रही है। उन पर कोई आरोप चिपक ही नहीं रहा है। ग्लोबल रेटिंग अभी जुलाई में आई थी, शायद 75% की थी नरेंद्र मोदी की। आज ही आई है मॉर्निंग कंसल्ट की, कल आई थी, उसमें अभी भी 71% है। कोई दुनिया का दूसरा राष्ट्र प्रमुख इनकी लोकप्रियता के आसपास भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि ये लोग जितने भी बयानबाज हैं या सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी जो लोग सक्रिय हैं, इनके फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? ये चाहते हैं कि भारत में भी रिजीम चेंज हो। इनके इनके वीडियो में इनके फ्रस्ट्रेशन दिखाई देते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री अगर लगातार, बल्कि मैं कहूंगा कि 24/7, बल्कि इंटू 365 डे, वो तो छुट्टियां ही नहीं ले रहे हैं। वो तो कहीं रहस्यमय यात्राओं पर भी नहीं जाते हैं, किन्हीं देशों में जाकर के गायब भी नहीं हो जाते हैं। वो तो कहीं विदेश यात्राओं पर भी जाते हैं तो उनकी मिनट्स तय होती हैं, उनकी मुलाकातें तय होती हैं, बायलैटरल टॉक्स हों या अंतर्राष्ट्रीय जो मंच बने हुए हैं उन पर उनकी उपस्थिति है। वो हर समय कैमरों पर रहते हैं। उनका सब कुछ जो वो विदेश में करते हैं, वो सारा कुछ देश की जनता को पता होता है। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि अब आप देखिए 13 साल, 13.5 साल वो गुजरात के
मुख्यमंत्री रहे और अब 11 साल से अधिक समय उनका एज प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो वो अगर 24.5 साल से लगातार पद पर हैं और एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली है, कहीं वो अज्ञात स्थान पर नहीं गए हैं, पाताल लोक में नहीं गए हैं, जैसे राहुल गांधी और कुछ दूसरे लोग चले जाते हैं, तो जनता उन पर आंख मूंद कर भरोसा करेगी कि नहीं करेगी? 80 करोड़ आबादी को पिछले कोविड काल से ही वो भोजन दे रहे हैं। उन्होंने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर बनवा करके दिए हैं। ये आंकड़ा किसी और का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का है कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं। हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हो, रेलवे का कायाकल्प हो, हवाई अड्डों का हो, आप चारों तरफ देखिए और किस तरह की सुविधा कर दी है। जी आप म्यूट हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एम्स, क्या नहीं है? देश बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक के मिजोरम से भी अगर रेलगाड़ी शुरू हो रही है, जी, अगर श्रीनगर में और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है, वहां अगर ट्रेन चल रही है, श्रीनगर तक अगर ट्रेन जा रही है अब, तो इससे बड़े बदलाव और क्या होंगे? तो हमारे यहाँ कोई कारण नहीं है। और देखिए, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको लग रहा है कि अब हम सत्ता से दूर हो गए हैं, धकेल दिए गए हैं, अपने कर्मों की वजह से ही हुआ है। और ये लोग अगर वापसी चाहते हैं तो बैलेट से तो हो नहीं रहा है, ईवीएम से तो हो नहीं रहा है, चुनाव कराने से तो हो नहीं रहा है। तो जब कोशिशें नाकाम हो जाएं तो साजिशें शुरू की जाती हैं। तो वही इस समय चल रहा है और उसमें ये कामयाब होंगे नहीं। सर आपने कहा कि 13 साल गुजरात का सीएम, 11 साल थे भारत का पीएम, इसके बावजूद किसी किस्म की एंटी इनकम्बेंसी नहीं। सर कई बार क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती पर वोटर फटीग बोल देते हैं उसको। जैसे वो वोटर फटीग कुछ दिन के लिए, आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी के खिलाफ देखी गई थी। वो जो एक उनको जो सेटबैक लगा था, इट वॉज नॉट एंटी इनकम्बेंसी, इट वॉज जस्ट अ वोटर फटीग। पर मोदी के खिलाफ तो वो भी नहीं। अच्छा, इसके विपरीत मैं जरा दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1970 से लेके आज तक इंदिरा जी या कांग्रेस पार्टी इतनी बम्पर मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीतती थी और विद इन 2 इयर्स एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो जाती थी देश में। 71 के इंडो पाक युद्ध के बाद जब वो दुर्गा कहलाई सो कॉल्ड, उसके बाद 75 आते आते इमरजेंसी लगानी पड़ गई, इतनी लोकप्रिय हो गई है देश में। उसके बाद आ जाइए, इमरजेंसी के बाद हार गई जनता पार्टी, जनता पार्टी के बाद फिर 1980 में जीती, 80 में भी 350 सीट जीती थी तब, और 84 तक आते आते देश जल उठा और उनके ही अंगरक्षकों ने उनको उनके घर में मार दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, उनकी हत्या से उपजी सहानुभूति लहर पे 410 सीट जीत के राहुल गांधी आए और मात्र 2 साल के अंदर इतने अनपॉपुलर हो गए कि गली गली में चोर है राजीव गांधी चोर है, बोफोर्स चोर, और क्या क्या नारे लगे। और वही राजीव गांधी जो है वो 410 सीट से वीपी सिंह ने उनको चुनाव हरा के जो है घर बिठा दिया। कारण तो ये था कि ये कभी भी प्रजा पालक, प्रजा पोषक देश का सचमुच। अच्छा, ये 1970 से आज तक गरीबी हटा रहे थे, नहीं हटा पाए। देखिए, बात ये है, इंदिरा गांधी की विफलताओं की वजह, जो आपने 71 का जिक्र किया कि एक तरीके के से वो नायिका बन गई थी जब बांग्लादेश अलग हुआ। जी, इनका डबल डबल स्टैंडर्ड देखिए ना आप। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ।
उसका श्रेय ये नरेंद्र मोदी को देने को तैयार नहीं है, लेकिन 71 की जो भी कामयाबी हुई उसके लिए ये इंदिरा को दुर्गा के रूप में एक तरीके से प्रतिस्थापित करते रहे हैं। तो अगर तब की जीत के लिए, बांग्लादेश के निर्माण के लिए इंदिरा गांधी को श्रेय दिया जाता है, तो फिर चाहे गलवान घाटी हो, चाहे आपका ये 3 स्ट्राइक रही हो, एक ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, तो उसके लिए वर्तमान प्रधानमंत्री ही उसके हकदार होने चाहिए, लेकिन उनसे हक छीना जाता है। इंदिरा गांधी के बारे में आपने कहा कि बहुत जल्दी अलोकप्रिय हो गई थी बांग्लादेश युद्ध के बाद। तो देखिए, जब चुनाव हुए थे 72 में, तो रायबरेली में किन हथकंडों से चुनाव जीता गया था उसको चैलेंज किया गया था राजनारायण के द्वारा। जी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पाया कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया था, मिसयूज किया गया था। तो उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को सक्रिय चुनाव राजनीति से बेदखल किया गया कि अगले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, यानी प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगी। वो प्रधानमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश वाले प्रकरण से पहले तो कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी थी। वो गूंगी गुड़िया से लेकर के तमाम तरह के इन पर आरोप लगाए जाते थे, और राष्ट्रपति चुनाव में भी ये गुल खिला चुकी थी। जो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट था उसको हरवा करके अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनवा चुकी थी। तो ये नहीं चाहती थी कि कांग्रेस में इनको पद से हटना पड़े और किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसलिए इन्होंने रातों रात, और उस समय 3-4 सलाहकार हुआ करते थे, रे साहब थे बंगाल से, बंसीलाल थे हरियाणा से, विद्याचरण शुक्ला थे, संजय गांधी थे, इन सब ने मिलकर के इनको अक्ल दी कि आप इमरजेंसी लगा दो, मार्शल लॉ लागू कर दो। उनके समझ में आ गया, वरना उनको पद छोड़ना पड़ता, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता या नए सिरे से चुनाव होते। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बंटा धार होना ही था, क्योंकि एक होता है बाबा जी माहौल। आज की तारीख में भी जो लोग भारत में बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ माहौल नहीं है। यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं, लगातार नौकरियां भी उपलब्ध हो रही हैं, लोगों के घर भी चल रहे हैं, गरीबों को घर भी मिल रहे हैं बने हुए, उनमें बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का कनेक्शन, उनमें टॉयलेट और 5 लाख तक का इलाज करने की आयुष्मान योजना, सारी चीजें तो मुहैया हो रही हैं, सामाजिक कल्याण के काम हो रहे हैं। जो जनधन खाते बनवाए गए थे कोविड काल में भी, उनमें पैसा पहुंचाया गया, बाद में भी अलग अलग योजनाओं का 100% पैसा उनके खातों में पहुंचता है। तो लोग आमतौर पर सेटिस्फाइड है मौजूदा प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से। लेकिन जैसा आपने कहा, इंदिरा गांधी ने 71 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन किया क्या? और उससे परेशान होकर के, डबल स्टैंडर्ड से और झूठों से परेशान होकर, जेपी के नेतृत्व में बिहार से आंदोलन शुरू हुआ नौजवानों का, जिसमें अलग अलग समाज के लोग शामिल हुए, और वो सब कन्विंस थे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से, कोज से। और जमीन पर लोग भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से बहुत त्रस्त थे, परेशान थे। तो वो एक आंदोलन धीमे धीमी चाल से शुरू हुआ, जो बाद में भूचाल बन गया। और नतीजा क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आ गया, इंदिरा गांधी को लगा कि यही मौका है, और 25 जून को एक और घटना हुई थी दिल्ली में, रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की एक रैली हुई थी, और रैली में उन्होंने एक तरीके से डायरेक्ट एक्शन का ही नारा दे दिया था। ये कहा था सेना से,
अर्धसैनिक बलों से और अलग अलग राज्यों की पुलिस से कि अगर आपको ये लगे कि जो आदेश आपको दिया जा रहा है आंदोलनकारियों को कुचलने का या उनको घरों से उठाने का, कि ये संविधान सम्मत नहीं है, कानून के अनुरूप नहीं है, तो आप आदेश मानने से इनकार कर देना। 25 जून को इस रैली के बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान है यहाँ आईटीओ पर, वहां पर मच्छरदानी लगा करके सोए हुए थे जयप्रकाश नारायण। और 25 जून की रात को ही इंदिरा गांधी ने गाड़ी उठाई और राष्ट्रपति भवन पहुंच गई, फखरुद्दीन अली अहमद को जगा करके साइन करवाए और मार्शल लॉ इमरजेंसी लागू कर दी। और उसी रात अधिकांश बड़े नेता, वो चाहे मच्छरदानी लगा करके सो रहे जयपी नारायण हो, जयप्रकाश नारायण हो, या अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी भाई, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के जितने बीजेपी के दूसरे नेता थे, सबको गिरफ्तार करवा करके रातों रात गेस्ट हाउस में अलग अलग जगहों पर नजरबंद करवा दिया, गिरफ्तार करवा के जेल में डलवा दिया। सेंसरशिप लागू कर दी गई अखबारों पर। एक इंडियन एक्सप्रेस ही बचा था, बाकी सब घुटनों के बल रेंगने के लिए तैयार हो गए थे इंदिरा गांधी के सामने। तो देश में अगर स्थितियां परिस्थितियां वैसी हैं, असंतोष है, भ्रष्टाचार है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो माहौल बनता है सरकार के खिलाफ। यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए ये अपने फ्रस्ट्रेशन तो निकाल सकते हैं, अपनी कुंठा तो निकाल सकते हैं, बयान तो जारी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम के मीडिया पर, लेकिन पब्लिक तैयार नहीं है इनकी बातों में आने के लिए, क्योंकि ये अपने अपने राज्यों में अपना खुद का ही भरोसा खो चुके हैं और पब्लिक इनसे मतलब बात भी करने को तैयार नहीं। इनकी रैलियों में, इनके रोड शो में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आमतौर पे जो चर्चा है इस समय देश में कि ये जो आज नेपाल में हुआ या कहीं और हुआ, ये भारत में ये ऑलरेडी ट्राई करके फेल हो चुके हैं, चाहे वो फिर किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, और जो भी है। आपको लगता है ये दोबारा एक बार ट्राई और करेंगे? 100% करेंगे बाबा जी, आप देख लीजिएगा। ये जो राहुल गांधी ने कल कैमरों पर कहा है कि बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कहां से बागडोर इनकी ऊपर नीचे की जाती है? और एक घटना को हम कई बार भूल जाते हैं, जब ये 13 महीने का आंदोलन चल रहा था, ये लोग लाल किला पर चढ़ गए थे। इन्होंने तिरंगे के साथ निशान साहब का झंडा लगा दिया था, और उस समय के एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति ने बताया कि अमित शाह ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बताया कि ये लोग ट्रैक्टर लेकर के लाल किला पर पहुंच चुके हैं और लाल किले पर इन्होंने चढ़ाई की है, दिल्ली पुलिस के जवानों को पीटा है, सीआरपीएफ के जवानों को पीट करके नीचे गहरे नाले में डाल दिया है, बहुत सारे जवान घायल हो चुके हैं, तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि बस इस बात का ध्यान रखिएगा, फायरिंग वगैरह ना हो जाए। यानी इनकी साजिश ये थी कि फायरिंग हो, 10, 20, 50 नौजवान मारे जाएं, उसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान, दूसरे राज्यों में बवाल करें, हिंसा फैलाएं, और जो 1.5 साल पहले दोबारा प्रधानमंत्री बने थे 2019 में नरेंद्र मोदी, उनकी सत्ता को उलट दिया जाए, पलट दिया जाए। तो वो तो चूंकि एक सुलझा हुआ नेतृत्व आजकल प्रधानमंत्री के तौर पर देश में बैठा हुआ है, तो उन्होंने इनकी साजिशों को भांप लिया और वैसा होने नहीं दिया। हमारे जवान पिट लिए इन लोगों से, वो घायल हो गए, वो अस्पतालों में भर्ती हो गए, लेकिन किसी ने फायरिंग नहीं की, क्योंकि ऊपर से आदेश थे कि फायरिंग नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने पहले भी साजिशें की हैं, ये आगे भी करेंगे। फ्रस्ट्रेशन में ये किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। शाहीन बाग में 100 दिन तक इन्होंने आंदोलन चलाया था। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर के कई जगहों पर हिंसा की थी,
बसों पर पथराव किए थे, आगजनी की थी सड़कों पर, दिल्ली में दंगा कराया था जब डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ भारत यात्रा पर थे। तो इन्होंने प्रयास तो किए थे, आगे भी करेंगे। तो पिछली बार जैसे इस बार इन्होंने नेपाल में हिंसा की है, अगर दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया गया तो, या आपने अभी कहा कि इस उपद्रव, इस विप्लव का कोई चेहरा तो था नहीं, ये तो एक अज्ञात शक्ति है पीछे से जो कंट्रोल करती है इनको, और बाकायदा सुपारी दी जाती, देश फूंकने की सुपारी दी गई नेपाल में। अगर सेम माहौल भारत में क्रिएट हो गया तो? देखिए, सुपारी बाजों की तो भारत में भी कोई कमी नहीं है बाबा जी, लेकिन यहां अजित डोभाल जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठे, हमारे यहाँ रो जैसी एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, अलग अलग राज्यों की। और एक बात और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, 14 राज्यों में तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकारें इंडिपेंडेंटली, और 6 राज्यों में, 7 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। यानी 21-22 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही सरकारें हैं। वहां की खुफिया एजेंसियां, वहां का पुलिस बल, वहां का पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम, सारे अधिकारी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो जो 28 राज्य हैं और 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से आधे से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है तो गुंजाइश वैसे ही खत्म हो जाती है। ऐसी चमड़ी पिटेगी जो लोग अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, या नेपाल या श्रीलंका या म्यांमार या अफगानिस्तान या पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे, महीनों तक तो ये चीसेगी वो चोट, वो जख्म नहीं भरेंगे आसानी से, पिटाई इतनी हो जाएगी इनकी। और दूसरी बात यह है कि एक मजबूत प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो संयम भी दिखाना जानता है और समय आने पर ऑपरेशन सिंदूर जैसा निर्णय लेकर के दुश्मनों को सबक सिखाना भी जानता है। तो भारत में विविधताओं से भरा हुआ देश है, इतने तरह के लोग हैं, लेकिन गद्दारों की यहाँ अभी भी उतनी बड़ी संख्या नहीं है जितनी बाकी के देशों में, या खुफिया तंत्र बाकी देशों में जितना कमजोर है, या जो सुरक्षा और रक्षा से जुड़े हुए जो स्तंभ हैं वो उतने मजबूत नहीं है। हमारी तो सेना, हमारे तो अर्धसैनिक बल, उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे कमांडो। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां और बड़े से बड़े कांड, उनका सामना कैसे किया जाता है, उनसे कैसे निपटा जाता है, ये बखूबी जानते हैं वो। ये तो मानना पड़ेगा कि सर, चूंकि सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म या इस प्रकार के जो हैं, और जो मुद्दा राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, उस मुद्दे की कोई विश्वसनीय नेता नहीं है। मैं अभी बिहार होके आया हूं सर, पूरे बिहार में कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं था कि वोट चोरी हुई है, या मोदी जी जो है गलत तरीकों से चुनाव जीते हैं, या एसआईआर नहीं होनी चाहिए, या एसआईआर से किसी भी प्रकार की कोई सहमति मुझे। तो ये बात आपने देखी कि एक तो मुद्दा नहीं है, जो मुद्दे हैं वो पिट चुके हैं सब, और जनता उन पर विश्वास नहीं करती। नंबर 2, सर आज इंडी अलायंस की ना कोई विश्वसनीयता देश में नहीं बची। दूसरी तरफ मोदी की विश्वसनीयता है, आज भी लोग मोदी की ईमानदारी की, उनकी राष्ट्रभक्ति की कसमें खाते हैं। आप नेपाल की सर इससे बेहतरीन तस्वीर क्या आएगी कि यहां कह रहे हैं कि नेपाल में कब होगा विद्रोह, और नेपाली कह रहे हैं कि काश हमारा भी प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जैसा हो। अब तो पाकिस्तानी कह रहे थे, अब तो पाकिस्तानी कहते हुए दिखाई देते हैं जी कि काश नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला होता। जी। तो जब दूसरे देशों के नौजवान
हमारे प्रधानमंत्री की प्रशस्ति करते हैं तो हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको तो साफ साफ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि जिंदगी कितनी आसान कर दी है इन्होंने। अच्छा सर, इतना ही नहीं, सभी पड़ोसी देशों के लीडर्स, हमारे सभी पड़ोसी देशों का पूरा मीडिया और आम जनता, तीनों हमारे प्रधानमंत्री की कसमें खाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ये देखो डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ये देखो प्रजा पोषक सरकार कैसी होती है, वो मोदी को देखो। तो सर ऐसे में निश्चित रूप से इनका थोड़ा सा टारगेट थोड़ा सा कठिन हो जाता है। खैर सर, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए। जरूर। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।